तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो पूरा हो चुका है। मेरी आशा है कि आप सभी का जो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आप सभी लोग जो है नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे होंगे आराम से। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आपके पेपर 2 में 36% या 40% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो फिजिकल होना लगभग आपका तय है। तो आप सभी लोग उसी की तैयारी में जुट जाइए। साथ के साथ जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक आरएएस की वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली यही संभावना है कि जो मई में पहले हमारी प्रीलिम्स की डेट थी वो अभी होना संभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी 3-4 महीने। तो इस ये जो समय है ये सबसे अच्छा समय है कि हम अपने आरएएस मेंस के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मजबूत कर लें और वही काम तेज सिविल्स कर रहा है। आपके लिए हर वीक ऐसे का प्रोग्राम चल रहा है ऑलरेडी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगले मेंस में 40 मार्क्स का। अब एक और चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, वो है एथिक्स। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हर वीक क्लास आएगी या कुछ होगा, अभी सिर्फ हम एथिक्स की एक प्रिपरेटरी क्लास कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आरएएस मेंस में एथिक्स कितने मार्क्स की आती है, क्या इसका सिलेबस है, क्या पीवाईक्यू है, किस तरीके से एथिक्स की तैयारी की जाती है। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर कि हमारे पास जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं पढ़ने के वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। ठीक है, कुछ 1-2 किताबें आरबीएसई की दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की मिलती हैं, वो भी केवल हिंदी माध्यम में मिलती हैं, और कुछ हमें इग्नू के नोट्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा या तो हमें सीधे तौर पर कोचिंग नोट्स पर पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ता है, या फिर अगर हम जाएं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ तो लेक्सिकॉन जैसी बुक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं, जो कि एक मुश्किल टास्क है। और कोचिंग नोट्स का जो हाल है वो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में क्या है ना, अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये बंदा कभी मैथ्स पढ़ाता है, कभी इकोनॉमी पढ़ाता है और आज एथिक्स लेके आ गया। तो देखो, आपको खुद को भी ऐसा ही बनना है, किसी एक सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होना आपको। हर एक सब्जेक्ट में आप जब अच्छा परफॉर्म करोगे, हर एक सब्जेक्ट में जब आप एक्सपर्ट बनोगे, तभी जाके आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बता दूं एथिक्स के अंदर, तो यूपीएससी मेंस के अंदर मैंने 117, ठीक है, 117 आउट ऑफ 250 स्कोर किया है। और जो लोग जानते हैं यूपीएससी मेंस की मार्किंग वगैरह, तो जीएस4 में ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ठीक है, तो एथिक्स नेचुरली काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहा है मेरा, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में आगे आने वाले जो भी एथिक्स से संबंधित हमारे प्रयास होंगे उसमें जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको ट्रांसफ़र आउट करूँ। ठीक है, क्योंकि एथिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने 10-100 पेज 200 पेज के नोट्स रट लिए तो आपका बढ़िया हो ही जाएगा एग्जाम। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग का गेम है दोस्तों। जैसे ऐसे क्या है, ऐसे इज एन आर्ट, आप लिखते जाएंगे धीरे 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 तो जाके आप में इंप्रूवमेंट आएगा। वैसे ही एथिक्स है दोस्तों, आप पढ़ते जाएंगे, न्यूज़पेपर में चीज़ों को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को लिंक करेंगे, तब जाके धीरे धीरे आपका जो एथिकल एप्टीट्यूड है वो डेवलप होगा और आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। आप अलग अलग एथिक्स के कॉन्सेप्ट में इंटरलिंकेजेस बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई एथिक्स हमारे सिलेबस के अंदर कहाँ है, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर 2 का जो यूनिट फर्स्ट है हमारा आरएएस मेंस पेपर 2, प्रीलिम्स में एथिक्स नहीं आता है, सिर्फ मेंस में आता है। आरएएस मेंस पेपर 2, ठीक है, यूनिट 1 के अंदर हमारे पास एथिक्स आता है और नए सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग अब इसमें 7 क्वेश्चंस तो 5 मार्क्स के आने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 मार्कर्स डिलीट हो गए हैं। एथिक्स में 2 मार्कर्स को करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि इतने छोटे छोटे वो कंसेप्ट पूछते थे 2 मार्क्स में कि जिन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, अब अच्छी चीज़ क्या है कि सीधे 5 मार्कर्स से शुरू हो रहे हैं और पिछले 1-2 मिनट्स का जब आप देखेंगे एनालिसिस, तो अब आरपीएससी जो है वो डायरेक्टली कोई प्रिंसिपल और थ्योरी ना पूछ के उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रिंसिपल और थ्योरी याद करना अधिक कठिन काम है एप्लीकेशन पार्ट से। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल थ्योरी आपने समझ ली 10 तरीके की, ठीक है, अगर उसने मान लीजिए कोई 11वें तरीके की पूछ ली, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये वाली समस्या हो जाती है। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में क्या होता है कि अगर आपको उस थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, उस वर्डिंग के बारे में आपको पता है, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट आप अपने आप से जनरेट करके एग्जाम में लिख सकते हो और वो एक आसान टास्क है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की एथिक्स में की हुई है। ठीक है, तो
7 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 मार्क्स के, 35 मार्क्स का ये गेम हो जाएगा, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 10-10 मार्क्स के, 30 मार्क्स का ये हो जाएगा, टोटल 65 मार्क्स। और आप समझ रहे हैं ना कि 65 मार्क्स कितना बड़ा वेटेज आपके मेंस में प्ले कर सकता है, और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आप बहुत सारे कंपटीशन को पीछा छोड़ दोगे। ठीक है भैया, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं आपके, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सब लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे हर कोई याद कर रहा है, लेकिन एथिक्स में जो आपकी क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा अगर आपने अच्छी मेहनत करी है, और आपने अच्छी मेहनत नहीं करके सिर्फ एक कोचिंग के नोट्स अगर आप रख के चले गए तो। ठीक है, तो आपके आंसर्स में बहुत डिफरेंस आएगा। एक दो मैं आंसर राइटिंग का एग्जाम्पल भी आपको आज बताने वाला हूँ कि एक एथिक्स का बढ़िया आंसर कैसा दिखता है। ठीक है, क्योंकि एथिक्स में आंसर राइटिंग की अप्रोच काफ़ी अलग होती है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के 35 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और सबसे बढ़िया बात क्या है, 150 वर्ड लिमिट। यूपीएससी के अंदर भी जो सेक्शन ए आता है एथिक्स का, वहां पर भी 150 वर्ड लिमिट है। तो अब ये मान के चलिए कि एथिक्स की तैयारी, एथिक्स के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली यूपीएससी की तरह ही होने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने देख लिया, अब हम सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले एक बात पे थोड़ा सा बताना भूल गया, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एथिक्स नाम का सब्जेक्ट कभी सुना ही नहीं होगा। ठीक है, जो लोग पहली बार आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर आपने लाइफ में एथिक्स वर्ड तो कहीं ना कहीं सुना होगा, पर कभी अपने स्कूलिंग में, कॉलेज में एथिक्स करके कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। तो एथिक्स क्या है दोस्तों, एथिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप आते जाते हर किसी को जज करते हो, नहीं करते हो कि यार इसने ये काम करा, फला आदमी ने काम करा, ये काम सही नहीं करा यार, फला आदमी ने वो काम करा, देखो गरीबों को दान दिया, कितना बढ़िया आदमी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एथिक्स कर रहे हो यार। एथिक्स क्या है, एथिक्स एक मानदंड परंग विज्ञान है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज को, जो स्थापित मानदंड है उनके आधार पर चेक करता है कि वो सही है या वो गलत है। ठीक है, तो यही एथिक्स है। अब एथिक्स के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को सही या गलत बताते हैं। ठीक है, वो सभी प्रिंसिपल्स जो भी रेलेवेंट हैं उन सबका अध्ययन हमें करना है। और क्योंकि हमारे सिलेबस में जो वर्ड लिखा हुआ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ना कि सिर्फ एथिक्स, मतलब उस नीति शास्त्र का प्रशासन में क्या उपयोग है, उस नीति शास्त्र को आपको प्रशासन में लगाना है। ठीक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ठीक है, अब हम सिलेबस को समझ लेते हैं। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में बहुत अधिक अंतर एथिक्स में नहीं आया है। कुछ एक दो इनोवेटिव टॉपिक्स जरूर आरपीएससी ने जोड़े हैं जो कि आज से पहले कहीं भी सिलेबस में मैंने नहीं देखे हैं। यूपीएससी में भी इवन वो चीजें नहीं है जो यहाँ पे अभी आरपीएससी ने जोड़ी है, कुछ एक दो टॉपिक कम किए हैं। ठीक है, लेकिन देखो एथिक्स का सिलेबस का क्या है, आप जब क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें लगभग 40 to 50% क्वेश्चंस को तो आप किसी एक टॉपिक से बिठा दोगे कि हाँ ये टॉपिक सिलेबस, ये क्वेश्चन सिलेबस के इस टॉपिक से है। लेकिन उसमें आधे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सिलेबस में किसी एक टॉपिक पे जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एथिक्स में ऐसा ही होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से आता है, 2-3 टॉपिक से मिक्स होकर आता है, कई बार 2-3 टॉपिक्स को कंपेयर करते हुए आता है। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस हम समझेंगे, लेकिन सिलेबस पढ़ने से, जैसे कि हमने इकोनॉमी में पढ़ लिया कि हाँ भाई ये आपको एक्सटर्नल सेक्टर ही पढ़ना है, तो वैसा यहाँ कुछ डिफाइंड नहीं रहेगा कि सिलेबस की कोई लिमिट होगी, नहीं। एथिक्स में स्काई इज द लिमिट। ठीक है, आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने लिखा नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, यानी एथिक्स का पूरा बेसिक्स, एथिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, इन 50 तरह की एथिक्स से रिलेटेड चीजें जो होती हैं। ठीक है, मानवीय मूल्य, पहले हम समझेंगे वैल्यूज क्या होती हैं और फिर ह्यूमन वैल्यूज क्या चीज हैं, ऐसी वैल्यूज जो हमें ह्यूमन बनाती हैं। ठीक है, वो अलग अलग टाइप की सारी वैल्यूज, चाहे लव हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो गरिमा हो, चाहे वो सत्यवादिता हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी हो, 50 तरह की चीजें हैं जो इसके अंदर सारे मूल्य आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक अलग टॉपिक स्टार्ट किया इन्होंने, लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी जो महापुरुष, समाज सुधारक और जो आपके प्रशासक हैं,
इनके जीवन से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है, ई श्रीधरन जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है, किरण बेदी जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है, और लेटेस्ट बात करूं तो टीना डाबी जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। यानी जितने भी आपके बड़े बड़े लोग हैं उनसे आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वैल्यूज सीख सकते हो, वो एक टॉपिक दिया हुआ है। फिर एक टॉपिक वापस से मूल्य से जोड़ा, परिवार, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान। ठीक है, यानी कि एक फैमिली जो है वो कैसे आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करती है, सोसाइटी से हम कैसे सीखते हैं, और हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कैसे सीखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलो ऐसा करते हैं, इससे बढ़िया है कि जो मैंने सिलेबस का डिवीजन किया है ना, मैं आपको थोड़ा वहां से समझाता हूँ पहले, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा। देखो सिलेबस के टॉपिक्स जो है ना सारे, इनको हम बेसिकली ब्रॉडली दो बड़े बड़े पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक जो पोर्शन है सिलेबस का वो है आपका कंसेप्चुअल पार्ट्स, जहां पर सारे कंसेप्ट्स आप समझेंगे एथिक्स के, सारे प्रिंसिपल समझेंगे, सारे सिद्धांत समझेंगे कि अच्छा एथिक्स के अंदर कांट का ये सिद्धांत है, अच्छा गीता का नीति शास्त्र ये कहता है। ठीक है, जैसे क्या क्या है इसके अंदर, वही एथिकल और ह्यूमन वैल्यू समझोगे, लाइफ्स और ग्रेट लीडर्स की से क्या आप सीख रहे हो, एथिकल कंसेप्ट्स हैं रित के और ऋण के, ये भारतीय जो आपका नीति शास्त्र है या भारतीय जो धर्म शास्त्र है वहां से कुछ कंसेप्ट उठ के आते हैं, रित का और ऋण का। ठीक है, कर्मवाद जो आप बोलते हो ना, कर्मा रिटर्न्स, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, दैट ये भी सिलेबस में अभी जोड़ा गया है कर्मवाद। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, सारे कंसेप्चुअल पार्ट हैं। फिर ड्यूटी यानी कि आपकी कर्तव्य, कर्तव्य क्या कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कर्तव्य को लेकर कांट ने कुछ कहा है, गीता ने कुछ कहा है, महात्मा गांधी ने कुछ कहा है, तो सारे जो कंसेप्ट हैं कर्तव्य को लेकर वो हम समझेंगे। गुण, शुभ और सद्गुण, थोड़ा सा आप वेस्टर्न फिलोसॉफी की ओर जा रहे हो, प्लेटो, कांट, ये सारे जो इन्होंने क्या कहा है ना, सारे कंसेप्चुअल पार्ट्स। ठीक है, फिर इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये मान के चलिए आपके एथिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वैल्यू होती है तो इंटीग्रिटी होती है, सत्यनिष्ठा होती है। सत्यनिष्ठा, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप, यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और असंलिप्तता। ठीक है, ये क्या चीजें हैं, इनका दार्शनिक आधार क्या है। अब आप बोलोगे सर निष्पक्ष और असंलिप्त बहुत ही सिमिलर से टर्म्स लगते हैं, लेकिन इनमें भी डीप जाएंगे तो डिफरेंस है, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक नया टॉपिक जो ऐड किया हुआ है, चलो वो तो यहाँ पढ़ेंगे हम। फिर भागवत गीता का क्या नीति शास्त्र है, अलग अलग टाइप के सिद्धांत भागवत गीता से निकल के आते हैं, कर्म का सिद्धांत आ जाता है, लोक संग्रह का सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, उसका प्रशासन में क्या रोल है, यहाँ पे सिर्फ गीता के साथ लिखा हुआ है प्रशासन में क्या रोल, लेकिन दोस्तों हर एक सिद्धांत का हमें प्रशासन में भूमिका को तैयार करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज देखना है। गांधीयन एथिक्स अलग से लिख दिया, महात्मा गांधी ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे वो सत्य का हो, चाहे वो अपरिग्रह हो, सारी चीजें गांधीयन एथिक्स के अंदर आ जाएंगी। महात्मा गांधी के 7 पापों का सिद्धांत, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, गांधीयन एथिक्स में पढ़ेंगे। फिर सबसे बड़ा टॉपिक जो कि आपके सिलेबस को स्काई इज द लिमिट की ओर ले जाता है, उसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं, जितने भी आपके नैतिक चिंतक है, दार्शनिक है, उनका क्या योगदान है। जैसे ही उन्होंने ये लाइन लिख दी तो जितना भी आपके थिंकर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हो गए, चाहे वो अरविंदो हो गए इंडिया से, वेस्टर्न से प्लेटो हो गए, या फिर कांट हो गए, एनीवन। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसके पीछे भाग गए, इस एक टॉपिक के पीछे, ठीक है, तो हमारा बाकी सब रह जाएगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है आरएएस के अंदर कि किसी साल तो इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा पीवाईक्यू में कि एक साल तो 3-4 सवाल दार्शनिकों चिंतकों से ही आ गए, और एकदम प्रिंसिपल बेस्ड सवाल आ गए कि अरविंदो का दिव्य जीवन क्या है। ठीक है, अब आदमी कहाँ तक अरविंदो को पढ़ेगा, कहाँ तक उनके 10 सिद्धांतों को पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे आरबीएसई में दिए हुए हैं या फिर इग्नू के नोट्स में दिए हुए हैं, एटलीस्ट उनको हम बेसिक बातें उनकी तैयार कर लें। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है सिलेबस का, जहां पर आपको सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ना है इन्हीं का, और इन्हीं के एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन हैं हमारे सिलेबस के जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि
फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है वैल्यूज को इनकलकेट करने में। ठीक है, तो अब आप फैमिली के बारे में पढ़ोगे तो फैमिली के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि परिवार ही हमारी प्राथमिक पाठशाला है। ठीक है, तो इस तरह से परिवार से हमें कौन कौन से पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं, कौन कौन से नेगेटिव वैल्यूज मिलते हैं, वर्तमान में किस तरीके से परिवार व्यवस्था चेंज हो रही है, किस तरह से लिव इन कल्चर आ रहा है, किस तरह से जो डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, 50 तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आ जाएगी आपकी सोसाइटी की, कि समाज किस तरीके से हमारे अंदर वैल्यूज इनकलकेट करता है। समाज में आपका धर्म आ गया, आपके आसपास के दोस्त आ गए, आपकी मीडिया आ गई, पुस्तकें आ गई, वो सब समाज में आ गया। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपका स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस ये सारे आ गए। ठीक है, स्कूल्स में कैसे आप जाके चीज़ों को सीखते हो, ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। फिर अगला टॉपिक है आपका कि निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में कैसे एथिक्स काम करता है। ठीक है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अलग है, आपकी प्राइवेट लाइफ अलग है, दोनों जगह एथिकल वैल्यूज कुछ अलग अलग हैं, पर दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक अधिकारी है जो घर में घरेलू हिंसा करता है और उसको हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव, सेक्रेटरी का चार्ज दे रखा है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं जो व्यक्ति घर में घरेलू हिंसा करता है वो अगर महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में काम करेगा तो क्या वो अच्छा काम कर पाएगा? ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ देखेंगे कि प्राइवेट लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पब्लिक लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब एक नया टॉपिक जो जोड़ा गया है वो ये है लिबरल सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी। अब एक नई चीज है, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में भी इस तरह की बात नहीं लिखी हुई, पर इसको आप यूपीएससी के सोशियोलॉजी से लिंक कर सकते हो कि सोसाइटी जो वर्तमान में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एथिकल कंडक्ट पे। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आजकल जो ऑनलाइन कल्चर आ गया है, हर एक चीज़ हमारे सामने है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, मीडिया, सोशल मीडिया इंक्लूडिंग, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का इन सब पे क्या इफेक्ट है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाएंगी। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास एंड चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के अंदर नीति शास्त्र को लेकर जितने भी द्वंद्व आते हैं कि दो ऑप्शन से आपके पास दोनों ऑप्शन ही ऐसे हैं कि एथिकली करेक्ट लग रहे हैं या फिर एथिकली इनकरेक्ट लग रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, उसके क्या सिद्धांत हैं, वो आ गए। आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, ठीक है, तो ये सारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कंसाइंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक आरपीएससी ने जोड़ा है कि प्रशासनिक जो निर्णय निर्माण हो रहा है उसमें एक तरफ है आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा, और एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, अंतरात्मा क्या कह रही है आपकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है कोई भी डिसीजन को लेकर, उन दोनों का कंपैरिजन। बहुत ही इनोवेटिव चीज है, लेकिन इसको आप यहीं तक मत जोड़ लीजिएगा कि आपके से क्वेश्चन यही आएगा कि कंसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये तो केवल मोहरे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंसाइंस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको क्या रैशनैलिटी के बेस पे डिसीजन लेना है कि यार इतने आज तक इतनी चीजें हुई हैं, ये मेरे पास डेटा है, उसके बेस पर ही कोई डिसीजन लेना है, या फिर जो आपकी अंतरात्मा जो ह्यूमैनिटी कहती है उसके बेस पे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है। लॉ वर्सेस कंसाइंस का कंपैरिजन है, वो भी इसी की बाउंड्री में ही आ जाएगा। फिर इसके बाद एथिकल डिसीजन मेकिंग आप किस किस आधार पे करते हो, कोई भी जब आप निर्णय लेते हो तो कैसे लोगे आप देखोगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, आप देखोगे मानवीय कंसर्न्स, ठीक है, कि मानवता क्या कहती है, आप देखोगे कि हमारी जवाबदेहिता क्या कहती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है, एज एन डीएम, एज एन एसडीएम, उसकी ये अकाउंटेबिलिटी थी ये काम करना, इसलिए उसे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी वर्सेस वैल्यू रैशनैलिटी, ये बहुत कुछ इसके जैसा ही है। एआई और कंसाइंस के बीच में जो कंपैरिजन था उसी से रिलेटेड कुछ ये टॉपिक है, जहां पर आपको देखना है कि आपकी जो संस्था है उसके वैल्यूज क्या कहते हैं और आपके पर्सनल वैल्यूज क्या कहते हैं। मान के चलिए कि कोई एक जैन समाज का व्यक्ति है और उसको हम राज्य के अंदर मीट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जैन समाज से आने वाले का आईएएस हैं। अब उनकी पर्सनल वैल्यूज की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जीव हत्या को डिमोट करती होगी, प्रमोट नहीं करती होगी, लेकिन उनको राज्य में दिया गया है मीट की आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का जिम्मेदारी। तो ये दोनों क्या आ गए, दोनों वैल्यूज होंगे आपस में
दिक्कत में आ गई, या फिर इसमें कहूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आप एक एसडीएम हो, आपको एक अवैध रूप से बने हुए स्कूल को तोड़ने का ऑर्डर मिला है डीएम साहब की तरफ से, जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता है कि यार अगर मैं ये स्कूल तोड़ दूंगा तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, वो उनका पूरा साल ही खराब हो जाएगा, लेकिन आपको ऊपर से ऑर्डर है भाई ये स्कूल गलत बना हुआ है, आपको तोड़ना है। ठीक है, तो आपकी इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी क्या कहती है कि भैया आपका काम है अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना, लेकिन आपकी वैल्यू रैशनैलिटी क्या कहती है कि यार आपके इस डिसीजन से जो बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है उनका साल खराब हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इस तरह की चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर आपका एक टॉपिक है केस स्टडीज वाला। ठीक है, केस स्टडी वाला टॉपिक आज तक तो आरएएस में आया नहीं है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अब आ जाए, क्योंकि 150 वर्ड का आंसर कर दिया इन्होंने अब। ठीक है, केस स्टडी में क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ के अंदर एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें आपको एक कर्ता बनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में हो तो आपके सामने कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स हैं। ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, उस ऑप्शंस के क्या मेरिट्स हैं, क्या उसकी अच्छी बातें हैं, उस ऑप्शन की क्या बुरी बातें हैं, इसको एनालाइज करो। फिर फाइनली आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन करोगे इससे बचने के लिए। ठीक है, इस समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से आपको एक केस दिया जाता है। ठीक है, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर आपको केस स्टडीज दिख जाएंगी, उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, अब सिलेबस आपने देख लिया। देख के जो पहली बार सिलेबस देख रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा कि यार कई कई टर्म्स तो ऐसे हैं जो हमने पहली बार ही सुने हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो एक तो ये सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि जब इसमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं तो आप अपने आसपास की चीज़ों को इन वैल्यूज़ के बेस पर जज करने लग जाते हैं कि यार ये देखो, ये उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुरूप ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इनको समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और जब आप इसके आंसर्स को लिखोगे, उसमें अपना इनोवेशन अप्लाई करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि भाई एक जो एथिक्स का आंसर है उस आंसर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहले हम ये क्वालिटीज समझ लेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मान के चलिए आपके सामने कोई भी सवाल आया, लेट से पहले एक सवाल ही समझ लेते हैं। सवाल आ गया, ये ले लेते हैं, चलो गहन नैतिकता, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कर लेते हैं। क्या आपके विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं? या फिर ये देख लो कि सुखवाद किस प्रकार विरोधाभासी हो सकता है। अब आप पढ़ोगे सबसे पहली टर्म जो उसमें लिखी हुई है सुखवाद, या फिर मैं इंग्लिश में कहूँ तो पैराडॉक्सियल, हाउ कैन हेडोनिज्म बी पैराडॉक्सियल। अब आप बोलोगे यार ये सुखवाद क्या चीज़ है? पहली बात तो ये, यानी सबसे पहली बात क्या, किसी भी एथिक्स के आंसर को लिखने के लिए आपके अंदर पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एथिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल की जानकारी। ठीक है, क्योंकि 90% आपके जो एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई ना कोई एथिकल कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल का मेंशन किया हुआ होगा, या तो लिख रहा होगा सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, ऐसे कोई वैल्यूज होंगी, या फिर जिस तरह से ये एक एथिक्स का विचार है सुखवाद का, उपयोगितावाद का, उसका मेंशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, अगर मेरे को सुखवाद के बारे में ही नहीं पता तो मैं क्या आंसर लिखूंगा? पहली चीज क्या कि मेरे को अपने सारे एथिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं, पहला टास्क है ये। ठीक है, जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं तैयार कर लूंगा। उसके बाद सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज है इंटरलिंकेज बनाना सीखना। इंटरलिंकेज का मतलब क्या है कि मान के चलो कि मैंने सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ लिया, फिर मैंने वस्तुनिष्ठा के बारे में पढ़ लिया, फिर मैंने अंतरात्मा के बारे में पढ़ लिया। ये तीनों मैंने अलग अलग, तीनों की डेफिनेशन समझ ली, तीनों के टाइप समझ लिए, क्यों जरूरी है वो मैंने समझ लिया। अब वो सवाल पूछता है कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा जरूरी है या वस्तुनिष्ठा जरूरी है, या फिर जैसे कि एक ये सवाल आया हुआ है, देखो कि प्रशासनिक वस्तुनिष्ठा अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की पूर्व अपेक्षा रखती है,
दोनों में कंपैरिजन कर दिया कि प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता को लाने के लिए पहले जरूरी है कि प्रशासनिक सत्यनिष्ठा आए। अब पहली बात तो यह है कि मुझे ये दोनों अलग अलग पता होने चाहिए कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है। दूसरी बात है इंटरलिंकेजेस, कि मैं इनके बीच में इंटरलिंकेज बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा। मेरे सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स के बीच में, मेरे सिलेबस के टॉपिक्स का मेरे जीएस के बाकी टॉपिक्स के बीच में, कि अगर मैं कोई कंसेप्ट समझ रहा हूं एथिक्स के अंदर, उसको मैं क्या आईआर से रिलेट कर पा रहा हूं, क्या उसको मैं सोशियोलॉजी से रिलेट कर पा रहा हूं, क्या उसको मैं पॉलिटी से पढ़ पा रहा हूं, क्या उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके पबेड है, पबेड से मैं लिंक कर पा रहा हूं। यानी 50 तरह से उसको मैं लिंक करना आना चाहिए मुझे। मेरे दिमाग में इतनी चीजें होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में अगर मेरे से कोई से भी 2 कंसेप्ट के बारे में पूछ ले लिंकेज, तो मैं वहीं पे बैठ के वो लिंकेज बना पाऊं। क्योंकि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लेना, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे एथिक्स के अंदर, जो आपको वहीं बैठ के सोच के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और अब तो आरपीएससी इस तरह के सवालों की और ही बढ़ रही है। ये सवाल कैसे होंगे आपसे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने दिमाग को नहीं चलाएंगे कि किस तरीके से ये कंसेप्ट इस कंसेप्ट से लिंक हो सकता है, ठीक है, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है, आपको इंटरलिंकेजेस समझने हैं। ठीक है, इंटरलिंकेज पे काम करना है। ये काम कब होगा, पहले ये काम पूरा होने के बाद। जब ये काम आप सारे प्रिंसिपल समझ लोगे तभी तो उसमें इंटरलिंकेज करोगे। तो पहले सारे प्रिंसिपल समझ लेने हैं, उसमें इंटरलिंकेजेस की लगातार हमें आंसर राइटिंग के माध्यम से प्रैक्टिस करनी है। फिर तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। ठीक है, केक आपका बढ़िया बन गया, उसके ऊपर आपने चेरी लगा दी एग्जाम्पल और केस स्टडी की। यानी कोई आपने एक चीज़ बोली कि सत्यनिष्ठा हमारे प्रशासन में ज़रूरी है, सत्यनिष्ठा इसलिए ज़रूरी है, उसलिए ज़रूरी है, तो आप उस कही हुई बात को किसी एग्जाम्पल से कंपनसेट करोगे। कैसे करोगे, जैसे आपने बोल दिया कि प्रशासन के अंदर जवाबदेहिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल दोगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कर दिया था, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और जब रेलवे में के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, जवाबदेहिता ले ली। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है। अब ये एग्जाम्पल कैसे प्रिपेयर होंगे भाई, एक तरीका तो ये है कि जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ते जाएंगे तो साथ के साथ आपको एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि भाई गैर पक्षपातिता का एग्जाम्पल ये है, सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल ये है, अंतरात्मा से काम करने का एग्जाम्पल ये है, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का एग्जाम्पल ये है। ठीक है, 50 तरह के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, डेली आपकी लाइफ में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, किसी डीएम के अच्छे काम का एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। जैसे कि आप देखोगे कि कोविड टाइम के अंदर टीना डाबी जी ने कैसे काम करा, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उन्होंने काम करा, तो वो एग्जाम्पल्स आपका उठ के आ जाएगा। या फिर नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे आपको। आप देखोगे कि यार न्यूज़पेपर में आया है कि राजस्थान के मकराना में आईपीएस जो अधिकारी हैं उन्होंने आकर होटल वालों से लड़ाई कर ली, और लड़ाई करने के बाद बिल पे कोई लड़ाई हुई, उन्होंने थाने से पुलिस बुलवाई और सबको पिटवा दिया, यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लिया। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख के रखो कि जहीं पर ही आएगा मेरे पास, कहीं भी एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा कि किस तरीके से प्रशासन में शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, मैं इस एग्जाम्पल को लिख दूंगा। ठीक है, तो जितना आप खुद के इस तरह के बनाए हुए एग्जाम्पल्स को लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। जितना आप करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लिखोगे एथिक्स के एग्जाम्पल के रूप में, उतना बढ़िया रहेगा। जैसे अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो वॉर की सिचुएशन में भी 50 तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर इंटरनेशनल एथिक्स से रिलेटेड कुछ आता है तो। ठीक है, ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स। अभी एग्जाम्पल का एक तरीका है विथ प्रिंसिपल्स प्रिपेयर करना और डे टू डे लाइफ में इनको प्रिपेयर करना, प्लस कोट्स। ये कोट्स भी आपको प्रिपेयर करने होंगे विथ प्रिंसिपल्स भी, और प्रिंसिपल्स के बाद भी आपको जनरल कोट्स प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, अब ये सारा प्रिपरेशन आपने कर लिया, यानी कि एक आंसर में मुझे ये 3 चीज़ें दिखनी चाहिए। एथिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो लिंकेज उसने पूछा है उसमें लिंकेज आप अच्छे से बना दें, और रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, कोट्स भी लिख दें। साथ में अगर कोई डायग्राम बना दो आप तो मज़ा आ जाएगा। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि कानून और अंतरात्मा, इन दोनों में उसने कंपैरिजन पूछ लिया कि यार कानून ज़रूरी है एथिक्स के लिए, अंतरात्मा से काम करना ज़रूरी है। तो अब आपको पता है कि यार कहीं जगह कानून भी ज़रूरी है, कहीं जगह अंतरात्मा भी ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, आप एक वेन डायग्राम बना दोगे, ये कानून, ये अंतरात्मा,
ये कानून, ये अंतरात्मा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये नैतिक निर्णय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनोवेटिव डायग्राम्स बना सकते हो। जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसे डायग्राम जो है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, वो सब हम आंसर राइटिंग में समझेंगे कि किस तरीके से ऐसे इनोवेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम समझते हैं कि यार ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये प्रिपेयर कैसे होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्रिपरेशन होगी कैसे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है आपका, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े सिलेबस के, उन सभी टॉपिक्स को जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सोर्स है। 11th और 12th की दर्शन शास्त्र की किताब है और कुछ इग्नू के नोट्स हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए केवल इग्नू के नोट्स हैं, या क्या पता हमारे में से जैसे वो लोक शास्त्रों वाली किताब को किसी ने हिंदी से इंग्लिश में कर दिया था, इस किताब को भी अगर कोई हिंदी से इंग्लिश में कर दे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये चीज़ की जा सकती है। फिर इसके बाद क्या है भाई, इसके लिए या तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करो लेक्सिकॉन वगैरह की, या फिर अगर काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर एथिक्स का तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम एक एथिक्स की बुक भी लिख दें। जिस तरह से हम इकोनॉमी की बुक अभी लिख के कंप्लीट कर रहे हैं, उस तरीके से एथिक्स की भी बुक हम अलग अलग जगह से कंपाइल करके लिख दें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं पढ़ो। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस साथ में बुक भी पढ़नी, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर। और अपनी ओर से क्या काम करना है, ये बुक्स पढ़ने के अलावा जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है सिलेबस का, जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है वो आपको कहीं ना कहीं इन बुक्स में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ नोट्स में मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आप खुद भी गूगल पे सर्च करके उसके अपने नोट्स बना सकते हो। प्लस क्या करना है आपको, ये डिफरेंट सोर्सेज से जो नोट्स बनाने हैं खुद के, अगर वो आप बना लेते तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। देखो, सेल्फ नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं है एथिक्स के अंदर, क्योंकि खुद का जो आपका लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट में समझकर, वो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप आज ही से एक अलग से एक डायरी बना सकते हो, जिसमें आप जितने भी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स आपको दिखते हैं आपके आसपास, जितने भी रेलेवेंट केस स्टडीज़ दिखती हैं, या फिर चलते फिरते कोई कोट्स आपको कोट पढ़ने को मिलता है आपको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये काम कब कर पाओगे आप, जब ये आपने पढ़ लिया होगा। जब कंसेप्ट पढ़ लोगे, PYQ समझ लोगे, तभी तो कर पाओगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल मेरे किस कंसेप्ट से लिंक करेगा। ठीक है, तो पहले ये काम करो, पढ़ो, और जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले मेंस दिया हुआ है, एथिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो लोग डायरेक्टली ऐसी डायरी बना सकते हैं। ये डायरी ना केवल आपको एथिक्स में मदद करेगी, बल्कि ऐसे पेपर में भी काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ऐसे पेपर में भी ये सेम एग्जाम्पल, सेम कोर्स आपको यूज़ आ जाएंगे। तो ये आपकी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी एक जगह तैयार की हुई चीज़ को अदर जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली आपके अंदर ये भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि मान के चलो कि मैंने कोई एक एक्स प्रिंसिपल के साथ कोई एक एग्जाम्पल तैयार किया था, उसी एग्जाम्पल को मैं किसी और क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकता हूँ, बस केवल उसको लैंग्वेज को मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स को हम मोल्ड कर करके अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई एथिक्स में है तो वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जो आप तैयार करोगे और जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें एक गैप हमेशा रहेगा एथिक्स के अंदर। जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके रेडीमेड नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं एग्ज़ाम हॉल में सोचकर लिखने हैं, अपनी इस नॉलेज का यूज़ करते हुए। ठीक है, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस के अंदर कितने तरह के इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट में किस तरीके से हम अलग अलग डायमेंशंस खोल सकते हैं, जो हमारी जीएस की नॉलेज है उसको भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन में हम क्या कोई कोट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि और अच्छा इनोवेशन हो सके। कोई एग्जाम्पल्स का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। अब जब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो मैं तो आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि देखो ऐसे 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 हुआ था, लेकिन वहाँ तो आपको 5-6 वर्ड में एग्जाम्पल लिखना है। तो उस पूरी कहानी का जो क्रक्स आप 6 वर्ड में, 7 वर्ड में, एक लाइन में कैसे लिखोगे, ये चीज़ की प्रैक्टिस कैसे होगी, आंसर राइटिंग से होगी। ठीक है, और इसके लिए आपको पता है कि जो लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है एथिक्स की, अभी मेंस की टेस्ट सीरीज आ रही है, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका एथिक्स का ही है, तो आप इस तरह से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में वीडियो डिस्कशंस भी होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक इंसाइट मिलेगा कि अच्छा मैं इस तरीके से भी और सोच सकता था एथिक्स के अंदर।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा देखो क्या है कि आप ना थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप एथिक्स में किस तरह की हेल्प चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई अगर कोर्स लॉन्च किया जाए तो वो कोर्स जो है वो प्रीलिम्स से पहले लॉन्च करें हम अभी, या फिर प्रीलिम्स होने के बाद करें, या फिर आपको चाहिए कि यार एक बुक मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा एथिक्स का। मतलब जो भी आप चाहते हैं कि तेज सिविल्स एथिक्स के लिए करें, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अकॉर्डिंगली जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइडियली तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में उसको ऐड कर लो, जिससे कि अगर कभी बाद में वो क्वेश्चन आए तो उसको आप कर सको। अदरवाइज आपने क्वेश्चन कर लिया, आपने आंसर की देखी, चलो मुझे आता नहीं था छोड़ दिया, या फिर एक बार आंसर की से पढ़ लिया, तो वो आप भूल जाओगे। तो जो अपने नोट्स हैं उनको लगातार आपको अपडेट करते रहना है, और ये वाला काम तो ज़रूर करना है। ये मैं सोचना कि यार कोई और कोचिंग वाला कर देगा ये मेरे लिए, कि यार वो एग्जाम्पल्स वो न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, वही एग्जाम्पल बना देगा ना, तो वो उसको ही याद होंगे, फिर आपको याद भी नहीं होंगे। जब तक आप खुद उस एग्जाम्पल को नहीं लिखोगे अपनी डायरी में, खुद उसको 4 बार रिवाइज नहीं करोगे, खुद उससे रिलेटेड वैल्यूज को नहीं समझोगे, तब तक वो चीज़ आपके पेपर में उतर के नहीं आएगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये आप खुद करो, ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट ना रहो इस चीज़ के लिए। अब इसके बाद ना हम क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, जो कि आज तक आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, कि जिससे पता पड़ जाएगा किस तरह के सवाल पूछते हैं यार। और आपने सिलेबस भी देख लिया, तो सिलेबस के कौन से टॉपिक से वो सवाल लिंक हो रहा है, ठीक है, वो भी हम समझ जाएंगे। लेटेस्ट मेंस के अंदर मैंने सिर्फ 5 मार्कर्स एंड 10 मार्कर्स लिए हैं, बिकॉज अभी 2 मार्कर्स तो आने भी नहीं वाले एग्जाम में, इसलिए मैंने 2 मार्कर्स को अभी छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है कि डज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरीली प्रीसपोज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी। हमेशा एक बात याद रखना, एथिक्स के सवाल को आपको धीरे धीरे पढ़ना है और उसकी डिमांड को समझना है सबसे पहले, कि वो पूछना क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, यही सवाल मैं आपसे उल्टा करके भी पूछ सकता हूँ, समझाता हूँ कैसे। क्या प्रशासकीय वस्तुनिष्ठता अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की पूर्व अपेक्षा रखती है क्या? प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता, इसका मतलब क्या है कि प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता को अप्लाई करने के लिए क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्रशासनिक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए क्या, ये पूछ रहा है वो। सेम सवाल उल्टा भी बन सकता है कि क्या प्रशासनिक सत्यनिष्ठता आपके ऑर्गेनाइजेशन में तभी लागू होगी जब आपके पास वस्तुनिष्ठता है। तो यानी दोनों तरह के सवाल बन सकता है। उसने क्या पूछा है उसको जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाओगे। अब मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि सत्यनिष्ठा क्या होती है और वस्तुनिष्ठता क्या होती है। सत्यनिष्ठा का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आपके अंदर वैल्यूज है, वो हर एक सिचुएशन में आप अप्लाई करते हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। मतलब आप जो है एक प्रिंसिपल वाले आदमी हो कि यार हर सिचुएशन में मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहीं रहेंगे, ठीक है। जबकि वस्तुनिष्ठता क्या बोलती है? वस्तुनिष्ठता बोलती है कि जो भी आपके लॉज हैं, जो भी कानून है, नियम है, उनका हमें पालन करना है, दैट इज वस्तुनिष्ठता। अब आप सोचो, ठीक है, अब आपने मान के चलो कि जब प्रिपरेशन करी तो वस्तुनिष्ठता को आपने अलग पढ़ा था, सत्यनिष्ठा को आपने अलग पढ़ा था, लेकिन एग्जाम में दोनों में लिंकेज पूछ लिया। अब लिंकेज आपको बैठ के सोचना है कि भाई अगर मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि हर एक सिचुएशन में मेरे एथिकल प्रिंसिपल सेम रहेंगे। मान के चलो आप प्रशासन में बैठे हो, अगर कोई अननोन व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, कोई अननोन व्यक्ति आ रहा है, उसके पास जो है कागज नहीं है किसी योजना का लाभ लेने के लिए, उसको तो आप भगा दे रहे हो कि जा भाई जा, कागज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं आपके मामा जी आ गए, उनके पास कागज नहीं था एक, तो आपने क्या करा? आपने करा कि यार मामा जी ऐसा करो, हम आपके कागज बनवा देते हैं और उसके बाद आपको लाभ मिल जाएगा। दोनों सिचुएशन में आपने रूल ब्रेक करा क्या? नहीं सर, रूल ब्रेक तो आपने नहीं करा, लेकिन सत्यनिष्ठा थी क्या? पहले वाले को तो आपने क्या करा? पहले वाले को तो आपने ऐसे ही भगा दिया, और दूसरे वाले क्योंकि आपके मामा जी थे तो आपके प्रिंसिपल्स चेंज हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल्स आपके क्या हो गए? चेंज हो गए। तो वस्तुनिष्ठता रही क्या? वस्तुनिष्ठता नहीं रही, सत्यनिष्ठा नहीं रही। मतलब वस्तुनिष्ठा के होने के लिए सत्यनिष्ठा का होना जरूरी है। ये आप इस तरीके से 4-5 तरह से बता सकते हो कि क्यों जरूरी है, फिर आप बता दो कि क्यों जरूरी नहीं भी है, ठीक है। कि इस तरह से हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है आपको? पहले डिमांड समझनी है, फिर क्वेश्चन के पार्ट्स में तोड़ना है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन ने कोई एक चीज पूछी है तो वो चीज और उसके अगेंस्ट वाली चीज, उसकी आलोचना वाली चीज आप कह सकते हो, फिर उसके बाद आप एक कंक्लूजन में दोनों को बैलेंस कर सकते हो। या फिर यहाँ पर अगर आपको कोई इनोवेशन करना है तो आप कोई इस तरह का डायग्राम बना सकते हो कि ये सत्यनिष्ठा है और ये वस्तुनिष्ठा है, ठीक है। इस तरह से कोई डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। फिर अगला सवाल है औपचारिक शिक्षा और सामाजिक अंतर्निवेशन, उन दोनों में से एक क्या है, एजुकेशन, और एक है सामाजिक अंतर्निवेशन, सोशल इंक्लूजन। तो अब आप बोलोगे कि यार सर ये टॉपिक सिलेबस में कहाँ था, याद करो, वैल्यूज को इनकलकेट करने में सामाजिक संस्थानों की भूमिका और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भूमिका और समाज की भूमिका, वही बात कर रहे हैं, औपचारिक शिक्षा और सामाजिक अंतर्निवेशन, समाज में जो आपका इंक्लूजन होता है। दोनों में से उत्तम प्रशासन के निर्माण के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों में कंपैरिजन कर दिया। तो आप पहले क्या बताओगे, दोनों की इंपॉर्टेंस बताओगे कि शिक्षा क्यों जरूरी है, फिर सामाजिक अंतर्निवेशन क्यों जरूरी है, फिर आप दोनों में कंपेयर कर लोगे कि भाई इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवालों में क्या होता है, भाई दोनों इंपॉर्टेंट है और क्या, केवल शिक्षा होगी सामाजिक अंतर्निवेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, केवल सामाजिक अंतर्निवेशन है शिक्षा नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। इसका मतलब क्या है, हमें दोनों चाहिए, और वही हमारा वेन डायग्राम इसमें डायग्राम के रूप में बन जाएगा, ठीक है, कि ये शिक्षा है, ये सामाजिक अंतर्निवेशन है, ये आपका उत्तम प्रशासन है। तो ये वेन डायग्राम तो बहुत जगह यूज हो जाता है ये वाला, तो ठीक है। तो आपको बहुत जगह इसको बना सकते हो और आधा नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है क्या आपके विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं क्या। इसने ऐसे पूछा है कि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय ले रहा है वो पॉलिटिक्स से दूर हो सकता है क्या आपके विचार में। तो आप क्या बताओगे, दोनों बातें बोलोगे कि हाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त भी होता है, क्यों, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो संरचना है वो इस तरह से है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से निर्णय, आप कोई एग्जाम्पल बता दोगे जहां पर आपको राजनीतिक संरचना से दूर मिला। फिर आप बोलोगे नहीं ये दूर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा, वो पॉलिसी बना रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के कर सकते हो। फिर देखो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी संभव नहीं है, चाहे वह इस नाम से न भी जानी जाती हो। ये यूपीएससी का मॉडल है ये, कि स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया कि वर्तमान में इस स्टेटमेंट की क्या महत्ता है, ठीक है। तो आप कहने को तो ये सवाल आया है उससे कि आपने जो दार्शनिकों का अध्ययन करा है ना उससे, लेकिन अगर मान के चलो मैंने ये R.W. इमर्सन इनको नहीं भी पढ़ा, इनके प्रिंसिपल्स मैंने नहीं भी पढ़े, तो क्या मैं कोट पढ़ के समझ नहीं सकता कि वो क्या कहना चाह रहा है और उससे मैं एग्री कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो बहुत आसान सा कोट है कि अगर देयर कैन बी नो हाई सिविलिटी विदाउट डीप मॉरलिटी, एक समाज के अंदर अगर मॉरलिटी नहीं है तो कोई सिविलाइजेशन, कोई सिविलिटी नहीं होगी। सिविलिटी का मतलब क्या है कि सब कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है टिप टॉप, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग, लेकिन मॉरलिटी क्या है, वो अंदर से है, यानी कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक इंटरनल फोर्स है। जब तक मॉरलिटी नहीं होगी तो सिविलिटी नहीं आ सकती। आपने कानून बना दिया कि कचरा कोई नहीं फेंकेगा सड़क पे, अब कानून के डर से हो सकता है कि आदमी कचरा ना फेंके, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा उसको तो वो कचरा फेंक देगा। लेकिन अगर आपने उसके अंदर ये वैल्यू इनकलकेट कर दी कि साफ सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये वैल्यू बना दी उसके अंदर, तो कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो उसको नहीं ब्रेक करेगा। तो इसलिए क्या है, डीप मोरालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आपने मतलब समझ लिया, अब इस मतलब को आप अलग अलग डायमेंशंस पे अप्लाई कर दो, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, समाज में इसका क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, इस तरह से इसको अलग अलग डायमेंशंस पे अप्लाई करके, और इसमें आप कहीं और कोट्स को लिंक कर सकते हो, जो महात्मा गांधी का भी एक कोट है इस तरीके का, उसको आप लिंक कर सकते हो एंड में, कंक्लूजन में। तो इस तरीके से आंसर इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। ये वाला सुखवाद किस प्रकार विरोधाभासी है, तो सुखवाद आपको पता होना चाहिए कि सुखवाद जो है वो उपयोगितावाद जैसा है कि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम सुख। अब यहाँ पर सुखवाद कह रहा है विरोधाभासी, तो सुखवाद से क्या पता पड़ रहा है आपको कि जितने भी जीवन का भौतिकतावादी दृष्टिकोण है वो आ गया, कि आपको लग रहा है कि यार एंजॉय करना, पार्टीज करना, ये सभी सुख है, तो इसका विरोधाभास भी है। तो इस तरीके से आप आंसर्स को कर सकते हो। फिर 10 मार्कर्स आ जाएंगे आपके कि शुभ का क्या अर्थ है, एक हमारा सिलेबस का टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ शुभ। अब देखो आपने कंसेप्चुअल पूछा, फिर आपने एप्लीकेशन पार्ट पूछा, शुभ आपको पता पड़ गया क्या है, फिर एप्लीकेशन पूछ रहा है कि आपका शुभ विचार, ये बोल रहा है आपका क्या विचार है शुभ का, आप किसको समझते हो गुड, ठीक है।
आपका जो विचार है वो कैसे एक उत्तम प्रशासन की संरचना करेगा। अब आपको पता ना कि मेरी नज़र में शुभ ये चीज़ है और इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या है, ये बैठ के सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोगितावाद, सर्वोदय और लोक संग्रह का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब ये तीनों अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। उपयोगितावाद आप अलग जगह पढ़ोगे, सर्वोदय महात्मा गांधी वाले में पढ़ोगे और लोक संग्रह गीता वाले में पढ़ोगे। अब इन तीनों का कंपैरिजन पूछ लिया। एग्जाम से पहले आप ये दिमाग में सोच के नहीं आ सकते कि यार ऐसा कंपैरिजन पूछ लेगा, पर अगर ये तीनों कंसेप्ट्स आपको अलग अलग पता है तो एग्जाम में बैठ के इजीली आप इनको कंपेयर कर सकते हो विद एग्जांपल्स। ठीक है, मानव संसाधन का विचार, मानवता एक साध्य के विचार से किस प्रकार सुसंगत है, लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। बहुत ही डीप मीनिंग वाला सवाल है कि मानव संसाधन एक चीज होती है कि ह्यूमन रिसोर्स, आपने किसी को स्किल दे दी, ट्रेनिंग दे दी और उसको बढ़िया पैसे कमाने लायक बना दिया। और एक कंसेप्ट है कांट का, मानवता एक साध्य है। ठीक है, मानव अपने आप में क्या है, साध्य है, कि मानव की जो मतलब एज एन ह्यूमन वो साध्य है, किसी चीज का वो साधन नहीं बन सकता। मतलब आप कोई काम करवाने के लिए ह्यूमन को एज एन वस्तु ट्रीट कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों जो विचार हैं आपके, एक है मानव संसाधन का विचार, एक है मानवता का विचार, ये दोनों किस प्रकार सुसंगत है। तो एक तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव डायमेंशन की हाँ, अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हो, आप किसी को स्किल डेवलपमेंट दे रहे हो, तो देखो उसका विकास हो रहा है खुद का भी, तो वो खुद अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका जीवन स्तर सुधर रहा है। लेकिन वहीं दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि यार जब आप मानव को संसाधन बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो अपनी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए आपने इसको स्किल डेवलपमेंट दिया है। तो आप तो मानव को एज एन एंटिटी यूज कर रहे हो, एक वस्तु की तरह यूज कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको सोचनी है वहां पे। अब ये कैसे होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जितना इन कॉन्सेप्ट्स को डीप में समझोगे, वहां पर एग्जाम में आप इसको लिख पाओगे। फिर लोक कल्याणकारी राज्य से आपको इसको लिंक करना था, एनालिसिस करना था। ठीक है, फिर 2023 में मानव मूल्य के विभेद लक्षण क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्डली ह्यूमन वैल्यूज हमारे सिलेबस में है कि ह्यूमन वैल्यूज कैसे अलग हैं। ठीक है, वो वैल्यूज जो हमें ह्यूमन बनाते हैं, बाकी और जितने भी प्राणी धरती पे हैं उससे हम ह्यूमन अलग क्यों हैं, बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो वो पूछा है आपसे। फिर पूछा है कि सामसमिक समाज में ऋण की वैधिक अवधारणा, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके सिलेबस से पूछ लिया। ठीक है, कि ऋण की जो अवधारणा है वो किस तरीके से लाभान्वित है। अब देखो ये सवाल ना मुश्किल होते हैं कि अरविंद का दिव्य जीवन से क्या आशय। मैंने बोला था ना एक पेपर में ऐसा हुआ था कि जो ये टॉपिक है आपका फिलोसोफर्स वाला, इससे बहुत सवाल पूछ लिए। अब कितने डीप में जाके आप ये याद कर सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी। ठीक है, तो दिव्य जीवन से अरविंद का क्या आशय। भाई मुझे तो जब मैंने ये खैर पेपर मैंने नहीं दिया था, पर मुझे जब मैंने पेपर देखा तो मुझे ये नहीं आता था। ठीक है, टू बी फ्रैंक। महात्मा गांधी का स्वराज का आदर्श, ये तो थोड़ा आसान है कि महात्मा गांधी का स्वराज का आदर्श क्या है। उसमें आप स्वराज को आप कितने अच्छे तरीके से अलग अलग कंसेप्ट से लिंक कर पाते हो, कितने एग्जाम्पल दे पाते हो, उससे आप क्या करोगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अब ये देखो एक और सवाल पूछ लिया, टैगोर के अनुसार मानव का आधिक्य क्या है। अब अगर आपने टैगोर में ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़ी तो आप इसका उत्तर कुछ भी नहीं लिख पाओगे, कि आपको पता ही नहीं कि मानव का आधिक्य का कहना क्या चाह रहे हैं टैगोर साहब। तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो पेपर हमारा थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, और जैसे हमने अभी 2025 सवाल देखे तो दिखने में वो सवाल में ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट हो रही है, लेकिन वो सवाल इनसे आसान है, क्योंकि अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप उन पर लिख सकते हो। लेकिन ये अगर आपने याद नहीं करा तो नहीं करा। ठीक है, फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ये अच्छा सवाल है, समाज सुधार की दिशा में प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे हमने एक पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट सामाजिक न्याय वाला, एथिकल डिसीजन मेकिंग, सामाजिक न्याय जो था हमारे सिलेबस में, वहाँ से आया है ये। तो आराम से बता सकते हो आप कि प्रशासन किस तरीके से समाज सुधार कर सकता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास इसमें हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने समाज में सुधार लाया है, जिसको आप यहाँ पर कोट कर सकते हो एग्जाम्पल्स दे के। अब देखो फिर से एक और सवाल जहाँ पे कंपेयर किया है, ये तो फिर भी चलो काफ़ी स्टैंडर्ड कंपैरिजन है एथिक्स के अंदर, परिणाम निरपेक्षवाद का और सापेक्षवाद का। फिर कौन सा अच्छा है आपके लिए, तो दोनों अच्छे हैं भैया अपनी अपनी सिचुएशन पे। हर बार यही रहेगा एथिक्स के अंदर कि दोनों चीज़ें बढ़िया हैं भाई, किसी सिचुएशन में वो बढ़िया है, किसी में ये बढ़िया है। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सिलेबस में टॉपिक है एथिकल डिलेमा, तो वही पूछ रहे हैं कि मॉरल डिलेमा क्या होता है। किसी मॉरल डिलेमा के सिचुएशन के अंदर आपको किस चीज़ को वरीयता देनी है। ठीक है, पर्सनल एथिक्स को देनी है या फिर
आपको प्रोफेशनल एथिक्स देनी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। जैसे मैंने आपको दिया था ना एक एग्जांपल कि कोई एक जैन समाज का व्यक्ति है, उसको आपने राज्य के अंदर मीट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। तो पर्सनल एथिक्स कुछ और कह रही है उसकी, पर प्रोफेशनल एथिक्स कुछ और डिमांड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। फिर आपके 2021 के क्वेश्चन देख लो आप, काफ़ी 2-3 साल से तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। केवल 23 के मेंस में कुछ 2-3 सवाल ऐसे थे जो कि कुछ फैक्चुअल ज़्यादा थे, ठीक है। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया सवाल आते हैं। अगर आपने एथिक्स में अच्छी मेहनत करी है, आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप करी है, तो आप आराम से कर लोगे सवाल, ठीक है। मनुष्य की नैतिक उन्नति में समाज की सर्वांगीण, देखो कितना बढ़िया सवाल है। सवाल वही है कि समाज की मनुष्य में ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करने में क्या भूमिका है, पर कैसे पूछा इन्होंने, देखो मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज के सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है, ठीक है। कि समाज की अगर उन्नति होगी तो मनुष्य की नैतिक उन्नति होगी। बात वही है कि समाज का मनुष्य के जीवन में क्या रोल है। परिवार मनुष्य के नैतिक विकास में, कह रहे सेम जो वहीं से टॉपिक से सवाल, दोनों सवाल पूछ लिए, फैमिली का रोल और सोसाइटी का रोल, एक ही टॉपिक से दोनों सवाल पूछ लिए। बहुत ही आसान है। अब देखो जैसे मान के चलो एक आसान सवाल आ गया, अब ये मान के चलो कि 99% लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फैमिली का क्या रोल है। अब आपका आंसर लोगों से अलग कैसे बनेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। सबसे पहली बात तो क्या होगा कि आधे लोग इस समीक्षा वर्ड को पढ़ेंगे ही नहीं। उनको लगेगा अच्छा परिवार की भूमिका याद किया था मैंने, मेरा नोट्स पेज नंबर 7, ये 5 पॉइंट उतार के आ गए। क्या लगेगा उनको? अरे बढ़िया गया पेपर। उन्होंने इस टेलर वर्ड को तो पढ़ा ही नहीं। समीक्षा करनी है यानी पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, ठीक है। तो समीक्षा करनी है, पहली बात आपने दिमाग में ले लिया। अच्छा मेरे को क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनाने हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब मुझे इंट्रोडक्शन करना है, तो यार परिवार बहुत ही आसान सा कुछ आया है, तो ऐसा करते हैं ना, हम किसी कोट से या किसी साइंटिफिक स्टडी से अगर इंट्रोडक्शन कर दे तो चलो बढ़िया रहेगा। हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार मनुष्य के 85% दिमाग का जो विकास है वो 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। इसी कारण परिवार को व्यक्ति की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हमने एक साइंटिफिक फैक्ट डाल दिया। अब मैंने एक इस तरीके से टेबल बना दी कि परिवार के मोरल विकास में भूमिका, और फिर हमने लिख दिया कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स भी हैं। मॉरल विकास में आप बता दोगे वही सारी बातें, आप बोल दोगे माता पिता जो है वो रोल मॉडल के रूप में होते हैं, हमें पिता से ये वैल्यूज़ मिलती हैं, माता से ये वैल्यूज़ मिलती हैं, दादा दादी कहानियों से ये सीखने को मिलता है, सो ऑन बता दिया। लेकिन अब क्या एग्जाम्पल कौन बताएगा भाई? एग्जाम्पल दो आप महात्मा गांधी का, एग्जाम्पल दो आप शिवाजी का। आप बोलोगे कैसे? अरे भाई उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी माता की भूमिका को बताया है। महात्मा गांधी ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें अपनी माता को बताया कि ये जो मेरे सिद्धांत हैं, ये जो मेरा सिद्धांत है ये मैंने मेरी माता से सीखा है। शिवाजी की जो वीरता की भूमिका थी उसमें उनकी माता की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दोगे। फिर नेगेटिव साइड में आके आप बताओगे कि परिवार से यार हमको जाति व्यवस्था सीखने को मिलती है, परिवार वाले सिखाते हैं कि ये जाति के ऐसे, वो जाति के वैसे। परिवार से हमें रिश्वत देना सीखने को मिलता है। हम देखते हैं हमारे फादर को कोई ट्रैफिक पे पुलिस वाला पकड़ता है तो उसको वो 200 रुपये का नोट पकड़ा देते हैं। मतलब ये मैं बहुत लेमन टर्म से बोल रहा हूँ, ऐसा लिखना नहीं है वहाँ पे, बहुत ही मैच्योर लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन ये सारी बातें हमें लिखनी है वहाँ पे कि परिवार से हमें नेगेटिव मूल्य भी तो मिलते हैं। वो नेगेटिव मूल्य ये सारे हैं। फिर साथ में आप लिख दोगे कि वर्तमान में कैसे परिवार की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। फिर एक पॉइंट डाल दोगे कि यार सिर्फ परिवार थोड़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण संस्थान समाज ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। कंक्लूजन के अंदर आप अगर APJ अब्दुल कलाम जी का वो कोट लिख दोगे कि अगर किसी देश को सुंदर दिमाग वाला देश होना है, भ्रष्टाचार मुक्त होना है, तो 3 लोगों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है माता पिता और शिक्षक। आपका क्वेश्चन तैयार हो गया 5 में से 3 3.5 नंबर के लिए। तो ये डिफरेंस आएगा आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो यही सीखना है आपको कि आसान सवाल में मैं कैसे अच्छा लिखूंगा और मुश्किल सवाल में मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर लूँगा कि मुझे कम नंबर ना मिले, ठीक है। फिर आसान सा सवाल है कांट के बारे में है, सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश, जो कांट का आप इजीली पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम जरूरत क्या मानी जाइए? रोटी कपड़ा मकान। इस न्यूनतम और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासक की क्या जिम्मेदारी है? आराम से इसको बता सकते हो।
लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य। अब देखो ये भी कितना आसान सवाल है, ओपन एंडेड बोल दिया आपको कि सिविल सर्विसेज के इंपॉर्टेंस वैल्यू बताओ। अब आपको याद है सारी, फटाफट लिख रहे हो आप। हाँ भाई, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, आपने 25 वैल्यूज लिख दी, वो नहीं चाहिए उसको। आप इंट्रोडक्शन दो कि नोलन कमेटी और सेकंड एआरसी ने निम्न वैल्यूज को, यानी आपने अपने क्वेश्चन को ऑथेंटिक बना दिया सेकंड एआरसी का नाम लेके और नोलन समिति का नाम लेके कि सेकंड एआरसी और नोलन समिति ने इन वैल्यूज को सिविल सर्विस का बेसिक वैल्यू माना है। फिर आप जैसे लिखोगे जवाबदेहिता, 4 वर्ड्स में जवाबदेहिता का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सत्यनिष्ठा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, एग्जाम्पल। इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है, यानी कि मिनिमम वर्ड्स का यूज करके मैक्सिमम चीजें वहां पर प्रोड्यूस करनी है इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है। ऐसे ही और सवाल हैं जो आप देख सकते हो। 2021 का सवाल है, अनिवार्य संबंध होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं कर सकता, गांधी का जो सिद्धांत है वो पूछ लिया। नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रमुख कारण, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली एथिकल डिसीजन मेकिंग कौन कौन सी चीज़ों पर बेस्ड होगी, आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। यानी शुरू में तो क्या था ना, 18-21 के टाइम पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपके टॉपिक से आते थे। अभी 2023-25 के आसपास थोड़ा घुमा फिरा के वो लोग पूछ रहे हैं। एक दूसरे की सफलता के लिए बेहतर है, एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है। मतलब क्या है कि आप सीखो, जयपुर का एसडीएम बाड़मेर के एसडीएम से सीख सकता है, बाड़मेर का एसडीएम केरल में बैठे हुए डीएम से सीख सकता है। ये सारी बातें बोल रही है, ठीक है। यानी कि आप एग्जाम्पल देते जाओ कि किस तरीके से हम वहाँ से सीख के हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इनोवेशन काम करेगा। कैसे काम करेगा? अगर आपने एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा होगा कि जापान की कोई ऐसी पद्धति है जो कि राजस्थान अप्लाई कर रहा है अपने पेड़ पौधों को अप्लाई करने के लिए, तो वो आप एग्जाम्पल के रूप में लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ें इनोवेशन आपका है कि आप जीएस की नॉलेज को, आप डेली नॉलेज को किस तरीके से यहाँ पर आप लिंक करते हो, ठीक है। फिर जैसे बोल दिया एक्सट्रीमिज्म इज डेंजरस, हाउ कैन वी अवॉइड इट। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि जो आप आराम से पता कर सकते हो। किसी भी चीज़ की अति हमेशा क्या होती है? अति सर्व वर्जते। ये आप लिख दो तो कितना बढ़िया हो जाएगा। आपने एक संस्कृत कोड भी लिख दिया, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो। एक्सट्रीमिज्म में आप इंडिविजुअल लेवल पे लिख दोगे, फिर आप सोसाइटल लेवल पे लिख दोगे, फिर इसको आप आपके इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है वहाँ से भी लिंक कर सकते हो। आराम से इसको आप 50 जगह पे लिंक कर सकते हो। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की भूमिका बार बार पूछ रहे हैं ये लोग। आपके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के मानसिक तनाव के क्या प्रमुख कारण हो सकते हो? कितना इनोवेटिव सवाल पूछा कि एक जो एसडीएम है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, उसमें मानसिक तनाव क्यों हो सकता है? आप खुद सोचो, उस चीज़ को फील करो कि पॉलिटिकल प्रेशर है, संसाधन नहीं है आपके इसमें, आप लोगों की इतनी सारी उम्मीदें हैं, आप कानून से बंधे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या है? तनाव के मुख्य कारण है। अब न्यूज़पेपर में आप सब कुछ पढ़ रहे हो, ये बस वो है कि आपकी आंखें उस चीज़ को पहचान पा रही है कि नहीं पहचान पा रही कि ये एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। वही काम आपको सीखना है। श्रम एक पूंजी है और जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का ये जो आपका सिद्धांत है ट्रस्टीशिप वाला, वहाँ से सवाल आया हुआ है, ठीक है। राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करता है। आपको ये बताना है कि अगर पॉलिटिकल न्यूट्रल होंगे तो कैसे गुड गवर्नेंस स्थापित होगा। इजीली ये सवाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर भागवत गीता का नीति शास्त्र है आपके सिलेबस में, उससे सीधा सवाल है। फिर पूछा है कि टीचिंग ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स नेवर ग्रो ओल्ड। कितना मतलब ओपन एंडेड सवाल दे दिया कि अपना सिलेबस का एक टॉपिक है, वहाँ से उन्होंने पूरा लिख दिया कि लोकनायक और सुधारकों के उपदेश कभी पुराने नहीं होते। आपको जिसका याद है उसका लिख दो, ठीक है। जिसका याद है उसका कोट लिखो, वर्तमान रिलेवेंस लिखो, बात खत्म। इतना सा करना है इस सवाल में, केवल इतने आसान सवाल आते हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, देखो ये आप ऐसा सवाल हो जो चैलेंजिंग होता है। अब अगर आपने प्लेटो का न्याय का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। खैर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो सब लोग पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, इस जगह पे कोई ऐसा प्रिंसिपल पूछ लेते हैं लोग जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता या फिर इतना बुक्स में नहीं दिया हुआ होता। ये तो फिर भी आपको इग्नू और जो आरबीएससी की बुक है उसमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे PYQs देख लिए, ठीक है। तो अगर मैं पूरे लेक्चर का क्रक्स बताऊं
पहली चीज़ ये, एथिक्स के अगर आपको अभी तैयारी करनी है तो बहुत ही अच्छा समय है, आप 20-25 दिन में तैयारी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के अंदर एथिक्स आ रही है, प्रैक्टिस एक बार कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे है, सबसे पहले सारे प्रिंसिपल जो हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको क्लैरिफाई कर लेना है। फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो, उसमें इंटरलिंकेज डेवलप करने की कोशिश करो, और ये डायरी तो ज़रूर बना लो जहाँ पर आप क्या करोगे, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं डेली लाइफ में उनको आप लिखते जाओगे, और साथ में कौन से प्रिंसिपल से, कौन से कंसेप्ट से वो एग्जाम्पल लिंक कर रहे हैं उसको भी लिखते जाओगे। ऐसे और एथिक्स दोनों में हेल्प करेगी। साथ में कमेंट बॉक्स में बता देना किस तरह के चीज़ें आप एथिक्स में चाह रहे हैं और कब चाह रहे हैं, अभी चाह रहे हैं, आफ्टर प्रीलिम्स चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट है एथिक्स के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।